नमस्कार साथियों, ज्ञानार्पण परिवार में आपका स्वागत है। आशुतोष साइकोलॉजी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और हम लोग अब सरकार के नज़रिए को दृष्टिकोण रखते हुए, क्योंकि अब सभी विभागों में वैकेंसियाँ आना प्रारंभ हो गई हैं, तो हम लोग भी अब सक्रिय हो जाएं, क्योंकि शिक्षा विभाग में आपको जल्द ही प्रत्येक राज्य में, सेंट्रल में, यूपी में आपको एक बहुत ही बड़ी भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो केपीएस, डीएसएसबी, पीआरटी और आपका एमपी टेट हो गया, और अपना सबसे महत्वपूर्ण अपना उत्तर प्रदेश को, सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए आज शिक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें आपके प्रश्न किसी भी एग्जाम में कम से कम 1 से 2 प्रश्न रहने की संभावना पूर्ण रूप से रहती है। तो हम लोग आज जानेंगे शिक्षण के चार्ट के बारे में, मतलब कौन कौन सी समितियां आपके पेपर में पूछी जाती हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 1813 के आज्ञा पत्र से हम लोग स्टार्ट करेंगे और हमको 2022 तक पढ़ना है। मतलब 1813 के आज्ञा पत्र से जब 2022 तक जिस जिस सन में जिस जिस डेट पर शिक्षा के बारे में काम हुआ है, उन सब तिथियों के बारे में हमको क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो ठीक है साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 1813 का आज्ञा पत्र। तो देखें भाई क्या था, पहला ही हमारा था 1813 का आज्ञा पत्र। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि 1813 का जो आज्ञा पत्र आया था उसमें एक विद्वान थे, चार्ल्स ग्रांट। कौन थे? तो विद्वान चार्ल्स ग्रांट द्वारा 1813 के आज्ञा पत्र में भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त की गई, प्रदान की गई। कितनी की गई? तो 1 लाख रुपए की धनराशि का अनुमोदन किसने दिया था? चार्ल्स ग्रांट ने दिया था। कि तो किसने दिया? चार्ल्स ग्रांट ने दिया। इसीलिए चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जनक कहते हैं। तो पूछा जाए आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहते हैं, तो आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि को प्रदान किया था, इसीलिए इन्हें आधुनिक शिक्षा का जनक कहते हैं। अब बात आती है जो 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई थी, तो भारत में आपके 2 गुट थे। कौन कौन थे? एक गुट आपका था प्राच्यवादी। तो पहला जो आपका गुट था उस गुट का नाम क्या था? प्राच्यवादी गुट। और दूसरा आपका गुट था जिसका नाम था पाश्चात्यवादी गुट। तो वो 2 गुट थे आपके सामने। आपके देश में 2 गुट थे। एक क्या था? प्राच्यवादी, जो ये समर्थन करता था कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि है वो किस साहित्य पर खर्च की जाए, तो भारतीय साहित्य पर खर्च की जाए। और एक गुट में कौन कौन थे आपके? पाश्चात्यवादी, जिनका मानना था कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि है वो अंग्रेजी साहित्य पर खर्च की जाए। किस पे खर्च की जाए? अंग्रेजी साहित्य पर खर्च की जाए। इसीलिए प्राच्य पाश्चात्य विवाद का कहाँ से उदय हुआ? तो पूछा जाता है प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहाँ से उदय हुआ? तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद की जो नींव पड़ी थी वो आपकी नींव पड़ी थी 1813 के आज्ञा पत्र से। तो पूछा जाए कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म कहाँ से हुआ, तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ आपके 1813 के आज्ञा पत्र से। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ जहाँ पर चार्ल्स ग्रांट महोदय द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई, और वहीं से प्राच्य पाश्चात्य विवाद का क्या हुआ? उदय हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि भारत में उस समय 2 गुट थे, एक तो आपका प्राच्यवादी था, एक आपका पाश्चात्यवादी था। प्राच्यवादियों का मानना यह था कि 1 लाख रुपए की जो धनराशि है वो भारतीयों की शिक्षा पर खर्च की जाए, और पाश्चात्यवादियों का ऐसा मानना था जो 1 लाख रुपए की धनराशि है वो अंग्रेजी साहित्य पर खर्च की जाए। इसीलिए प्राच्य पाश्चात्य विवाद का उदय हुआ। इसके बाद देखते हैं आगे। ठीक है, अगला जो है हमारा 1813 के बाद हमको पढ़ना है 2 फरवरी 1835। तो अगला हमें पढ़ना है 2 फरवरी 1835। अब 1835 को लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। तो पूछा जाता है 2 फरवरी 1835 को क्या आया था? तो 2 फरवरी 1835 को आया था
लॉर्ड मैकाले का आज्ञा पत्र। लॉर्ड मैकाले का आज्ञा पत्र कब आया? तो 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले का आज्ञा पत्र आया। तो लॉर्ड मैकाले को इसलिए नियुक्त किया गया था, जो भारत में प्राच्य पाश्चात्य विवाद था उसी का अंत करने के लिए लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। तो लॉर्ड मैकाले ने क्या था, एक तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली, अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली, साथ ही साथ लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत की शुरुआत की। शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत की शुरुआत की। अब बात क्या है, निस्यंदन सिद्धांत क्या है? निस्यंदन सिद्धांत ये था कि लॉर्ड मैकाले का मानना ये था कि शिक्षा है उसे सबसे पहले जो भारत के उच्च वर्ग थे या धनाढ्य लोग थे, इन लोगों में शिक्षा दी जाए, जिससे शिक्षा क्या होगी, बूंद बूंद कर कर छोटे लोगों में, मतलब अमीरों से गरीबों की तरफ जाएगी, जिससे एक संयुक्त रूप से धारा बहेगी और ऊपर से निचले वर्ग तक जो तगमे के लोग होते हैं उन सब में शिक्षा का धारा प्रवाह होगा। ऐसा मानना किसका था? ऐसा मानना लॉर्ड मैकाले का था। इसीलिए उसने शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत की शुरुआत की। तो पूछा जाए कि शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत की शुरुआत किसने की, तो शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत की शुरुआत किसने की? लॉर्ड मैकाले ने की थी। इसके बाद देखें आपका आया 1854, और 1854 में क्या आया? वुड का घोषणा पत्र। वुड का नहीं, 54 ना रहकर आपका थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 54 से पहले आपका आया था 1839। तो 54 से पहले हमको क्या पढ़ना है? 1839 के बारे में। और 1839 में आपका आया था लॉर्ड ऑकलैंड। तो 1839 में कौन आया? लॉर्ड ऑकलैंड आया। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने अपने 1839 के पत्र में क्या माना था कि इसने एक तो क्या किया था, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किया। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किया, विवाद का अंत किया। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किया। और अंत कैसे किया? प्राच्यवादियों को अलग से लगभग 31,000 की धनराशि, लगभग 31,000 की धनराशि लगभग 31,000 की धनराशि प्रदान की। 31,000 की धनराशि प्रदान की। ठीक है। और साथ ही क्या रखा था? अगला पॉइंट इसका था, शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत को जारी रखा। तो क्या रखा था? शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत को जारी रखा। तो पूछा जाए कि भारत में प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किसने किया? तो भारत में प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किसने किया? लॉर्ड ऑकलैंड ने किया। तो लॉर्ड ऑकलैंड कब नियुक्त किए गए? लॉर्ड ऑकलैंड भारत में 1839 को आए थे, जिन्होंने प्राच्यवादियों को अलग से 31,000 रुपए की धनराशि प्रदान की। इसलिए प्राच्य पाश्चात्य विवाद का क्या किया उन्होंने? अंत किया। तो पूछा जाए
प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किसने किया? तो लॉर्ड ऑकलैंड साहब ने प्राच्य पाश्चात्य विवाद का क्या किया? अंत किया। साथ ही साथ इन्होंने शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत को जारी रखा। तो पूछा जाए कि ऐसा कौन सा अंग्रेजी विद्वान था जिसने लॉर्ड मैकाले के शिक्षा के निस्यंदन सिद्धांत को जारी रखा? तो किसने जारी रखा? लॉर्ड ऑकलैंड साहब ने शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत को जारी रखा, परंतु प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कर दिया था, क्योंकि इन्होंने शिक्षा के लिए, प्राच्यवादियों की शिक्षा के लिए 31,000 रुपए की अलग से धनराशि प्रदान कर दी थी और शिक्षा में प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किया। देखते हैं आगे, देखते हैं क्या आगे आपके साफ कौन आए। तो आगे जो आपके साफ आए थे वो 1854 में। तो 1854 में क्या आया? वुड का घोषणा पत्र आया। वुड का घोषणा पत्र आया। तो पूछा जाए 1854 में क्या आया? तो 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया, जिसे क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे कहते हैं वुड का मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं? वुड का मैग्ना कार्टा, या शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या भारतीयों की शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो वुड के घोषणा पत्र को भारतीयों की शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। 1854 में वुड को जब नियुक्त किया गया था, तो वुड ने एक तो अपने प्रतिवेदन में यह माना था कि जितनी जल्दी हो सके शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत का क्या किया जाए? अंत किया जाए। तो शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत का अंत किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि निस्यंदन सिद्धांत को उसने यह माना था कि जब सबसे ज्यादा जो शिक्षित वर्ग कौन हो रहा? उच्च वर्ग का हो रहा है, जिससे सभी वर्ग के जो लोग हैं वो शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं, और जिससे हो सकता है एक समय ऐसा आएगा जो निचला वर्ग है वो अंग्रेजों से नाराज होकर वो बगावत कर देगा और हमारी जो जमीन है वो धीमे धीमे भारत से खिसक जाएगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके वो शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत का अंत कर दिया जाए। तो शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत का अंत किया। शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत का अंत किया। किसने किया? तो वुड ने अंत किया। इसके बाद एक इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया था, तो वो इनका मानना था शिक्षा के व्यवसायीकरण की बात की। शिक्षा के व्यवसायीकरण की बात की। दूसरा बात है कि वुड ने उन भारतीयों की भूरी भूरी प्रशंसा की थी जो महिलाओं की शिक्षा के लिए आगे आए तथा महिलाओं की शिक्षा के लिए जो अनुदान देते थे। वुड ने उन भारतीयों की सबसे ज्यादा प्रशंसा की और महिला शिक्षा पर जोर दिया। तो पूछा जाए कि आजादी से पहले सबसे पहले महिला की शिक्षा की ओर ध्यान किसने दिया? तो वुड ने दिया। महिलाओं की शिक्षा की ओर ध्यान दिया। तो महिलाओं की शिक्षा की ओर ध्यान किसने दिया? तो महिलाओं की शिक्षा की ओर किसने ध्यान दिया? वुड ने ध्यान दिया। इसके बाद आपका आया 1880। तो 1880 में क्या आया था? विशेष शिक्षा अधिनियम। विशेष शिक्षा अधिनियम। तो पूछा जाए कि आजादी से पहले विशेष शिक्षा अधिनियम कब आया? तो आजादी से पहले विशेष शिक्षा अधिनियम 1880 में आया, जो दिव्यांग बालकों पर काम करता है। तो विशेष शिक्षा अधिनियम आजादी से पहले कब आया? तो विशेष शिक्षा अधिनियम आजादी से पहले 1880 में आया। उम्मीद करता हूं साथियों ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। शिक्षा आपका जो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कोई भी पेपर आप उठाकर देख लें, 1 या 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से रहने ही वाला है। तो आगे देखते हैं आपका 1882। और 3 फरवरी 1882 को जो आपका आया था वो आपका क्या आया था? हंटर आयोग, जिसे प्राथमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तो देखें भाई,
3 फरवरी 1882, तो क्या आया? हंटर आयोग। जैसे और क्या कहते हैं? प्राथमिक शिक्षा आयोग। इसने किस पे बात की? तो इसका एक आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इसने शिक्षा के व्यवसायीकरण की बात की थी। शिक्षा के व्यवसायीकरण की बात की थी, जो नहीं माना गया। करण की बात की, जिसे माना नहीं गया। जिसे माना नहीं गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 1882 के बाद जो आपका आया था, आया आपका 1902। और 1902 में आपका क्या आया था? विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग। तो ये आपका कई बार पूछा गया कि विश्वविद्यालय आयोग कब आया? तो विश्वविद्यालय आयोग आया आपका 1902 में। किनकी अध्यक्षता में आया? तो इसके अध्यक्ष थे थॉमस रैले। कौन थे? थॉमस रैले की अध्यक्षता में क्या आया आपका? विश्वविद्यालय आयोग आया। ठीक है, इसके बाद आपका आया 1904। और 1904 में आपका आया विश्वविद्यालय अधिनियम। इनको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आप जो इनके मेन पॉइंट हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, बस उन्हीं को हमें इस चार्ट से जानना है। बाकी आप अंदर पढ़ें या ना पढ़ें, आपका काम जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से रहने वाला है, इसी चार्ट से आपका काम चल जाएगा। आप शिक्षक पात्रता की दृष्टि से या सुपर टेट की दृष्टि से आप किसी भी स्टेट का आप एग्जाम दे दें, वहाँ पर आपका काम यहीं से चल जाएगा। तो देखें 1904 में क्या आया आपका? विश्वविद्यालय अधिनियम। क्या आया आपका? विश्वविद्यालय अधिनियम। और 1904 में ही क्या आई थी? आपकी कर्जन की शिक्षा नीति आई थी। तो 1904 में क्या आई? लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। पूछा जाए कि 1904 में क्या आई, तो 1904 में एक तो आपका विश्वविद्यालय अधिनियम आया, दूसरा आपका क्या आया 1904 में? लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति आई। वो किनके लिए थी? आपकी प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, सभी के लिए क्या थी? लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति थी। और 1904 में ही क्या आया था? आपका विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। तो पूछा जाए कर्जन की शिक्षा नीति कब आई, तो कर्जन की शिक्षा नीति कब आई? 1904 में कर्जन की शिक्षा नीति आई। अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं 16 मार्च 1911। 16 मार्च 1911 क्या आया था? बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, गोखले का बिल। गोखले का बिल। तो पूछा जाता गोखले विधेयक कब आया, तो गोखले विधेयक आपका 16 मार्च 1911 को आया था, जिसमें क्या था? आपका प्राथमिक शिक्षा की बात की गई थी, निःशुल्क एवं अनिवार्य के लिए। प्राथमिक शिक्षा के लिए बात की गई थी, निःशुल्क एवं अनिवार्य। चाहे तो इनका मानना था कि चाहे तो बच्चों के अभिभावकों पर अलग से इसके लिए कोई टैक्स लगा दिया जाए, लेकिन इनका मानना था, ये गोखले साहब का मानना था, इन्होंने बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ से प्रेरणा लेकर अपना एक बिल 1910 में बनाया था, जिसे पार्लियामेंट द्वारा वापस कर दिया गया था। और 16 मार्च 1911 को इन्होंने संशोधन कर कर अपना बिल दोबारा प्रस्तुत किया, जिसमें इनका जो बिल का प्रस्ताव क्या हो गया था? अपारित हो गया था, मतलब पारित नहीं हो पाया था। तो 16 मार्च 1911 का जो विधेयक था वो क्या था? उसे गोखले के बिल के नाम से जानते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए था आपका,
निःशुल्क एवं अनिवार्य की बात की गई थी। इनका मानना ये था कि चाहे तो वो सरकार क्या है अलग से शिक्षा के लिए टैक्स लगा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गोखले विधेयक या गोखले जो बिल है आपका कब आया, तो 16 मार्च 1911 को आया। आगे देखें 1917 और आपका 1919 क्या था आपका, सार्जेंट आया था, सैंडलर आयोग आया था, सैंडलर आयोग। तो सैंडलर आयोग कब आया आपका, 1917 से 1919 में आया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 1920। और 1920 में क्या बना था, 1920 में बना आपका कैब। कैब क्या होता है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो कैब क्या आपका, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा का सर्वोच्च बोर्ड। तो शिक्षा के सर्वोच्च बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो शिक्षा के सर्वोच्च बोर्ड की स्थापना आपकी 1920 में हुई थी, जिसे 1923 में बंद कर दिया गया। कब कर दिया गया, 1923 में बंद कर दिया गया। इसको पुनः 1935 में चालू कर दिया गया। तो पूछा जाए कि शिक्षा का सर्वोच्च बोर्ड कौन सा है, तो शिक्षा का सर्वोच्च बोर्ड कैब है, जिसे बोलते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसकी स्थापना कब हुई, 1920 में इसकी स्थापना हुई, 1923 में इसको बंद कर दिया गया और 1935 में इसको पुनः शुरू किया गया। किसे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा का सर्वोच्च बोर्ड। तो शिक्षा के सर्वोच्च बोर्ड की स्थापना कब की गई, 1920 में की गई। आगे देखते हैं 1944। और 1944 में क्या आया था, सार्जेंट कमीशन। ये किसके लिए थी, ये आपकी माध्यमिक शिक्षा के लिए आई थी। क्या आई थी आपकी, सार्जेंट कमीशन। कब आई थी, 1944 में। मैचिंग में कई बार पूछा गया है कि सार्जेंट कमीशन कब आई, तो कब आई आपकी, 1944 में आई। आगे देखते हैं 1948 राधा कृष्णन आयोग। कहाँ पहुंच गया, गड़बड़ हो गया, 4 पे थे जी, 10 पे कैसे आ गया। पहले दिखाओ ये सारी स्लाइड। आगे देखें भाई 1948। और 1948 में आपका क्या आया था, 1948 में आपका आया है राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग, या इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं विश्वविद्यालय आयोग। तो राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय आयोग आपका कब आया, 1948 में आया था। राधा कृष्णन ये वही व्यक्ति हैं जो हमारे देश के एक जो जिनको भारत रत्न मिला था, या तो शिक्षा जो दिवस मनाते हैं वो इन्हीं की याद में मनाते हैं। ठीक है, तो राधा कृष्णन आयोग, और ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो राधा कृष्णन आयोग कब आया, 1948 में राधा कृष्णन आयोग आया, जिसे विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जानते हैं। था तो ये विश्वविद्यालय आयोग था, लेकिन ये एक ऐसा आयोग था जो जिसका नाम था विश्वविद्यालय आयोग, लेकिन इन्होंने लगभग सभी तीनों स्तरों पर बात की थी, आपके प्राथमिक स्तर, आपके माध्यमिक स्तर, या आपके उच्च प्राथमिक स्तर और विश्वविद्यालय, सभी स्तरों पर बात करने वाला एक ऐसा आयोग कौन सा था, वो आपका राधा कृष्णन आयोग था। क्लियर। दूसरी बात क्या है कि राधा कृष्णन आयोग एक ऐसा आयोग था जिसने एक ऐसे बोर्ड की स्थापना करने की बात की थी जो सभी स्तरों पर ध्यान रखे, मतलब यूजीसी की स्थापना करने की बात किसने की थी,
तो यूजीसी के स्थापना करने की बात किसने की थी? राधा कृष्णन आयोग ने ही यूजीसी के स्थापना करने की बात की थी। आगे देखें 1952। आगे क्या आपका 1952। 1952 में आपका आया मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग या इसे बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग। मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग कैसे बोलते हैं? 1952 के आयोग को क्या बोलते हैं? मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग। यह जो आयोग आया था इसने सबसे पहले बात किस पे की? टीजीटी और पीजीटी पर बात की तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बात की। शिक्षकों के किस पे बात की? शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बात करने वाला कौन सा आयोग था? मुदालियर आयोग था। और टीजीटी पीजीटी पर बात करने वाला कौन था? आपका मुदालियर आयोग था। साथ ही साथ है इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की अनदेखी की। इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की। यहीं पर थोड़ा सा आपको एक पॉइंट और बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर जाऊंगा, और पीछे लेकर जाने से पहले मैं आपको एक 1934 के बारे में बताता हूँ कि 1934 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक सप्रू कमेटी का गठन किया गया था। मतलब सप्रू समिति का गठन किसने किया था? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक सप्रू समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1934 में गठन किया गया था। इस समिति को का गठन इसलिए किया गया था कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का पता लगाने के लिए जो समिति का गठन किया गया था उस समिति का नाम क्या था? सप्रू समिति नाम था। इसी के आधार पर आपके 1937-39 में कौन आए थे? वुड एवर्ड नाम के दो व्यक्ति आए थे। उन व्यक्तियों ने पूरे देश का लगभग भ्रमण किया। 1.5 साल तक उन व्यक्तियों ने आपके देश का पूरे भ्रमण किया और एक सरकार को क्या दिया? प्रतिवेदन दिया। और प्रतिवेदन में मानना उनका ये था कि पूरे भारत देश में ज़्यादा से ज़्यादा ITI और पॉलिटेक्निक खोले जाएं, जिससे क्या होगा कि हमें अच्छे श्रमिक और प्रशिक्षित श्रमिक मिलेंगे, जिनका हमें खर्चा क्या करना पड़ता है? हमें अच्छे श्रमिक या कुशल कारीगर हमें यूरोप देश से लाते हैं, जिनमें हमें ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा ITI और पॉलिटेक्निक भारत देश में ही खोलते हैं तो हमें क्या होगा? अच्छे श्रमिक हमें कम पैसों में मिल जाएंगे। तो पूछा जाता है कि ITI और पॉलिटेक्निक का संप्रत्यय किसने दिया? तो ITI और पॉलिटेक्निक का संप्रत्यय किसने दिया? तो ITI और पॉलिटेक्निक का संप्रत्यय आपके दिया था वुड एवर्ड ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि 1934 में सप्रू समिति द्वारा जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित की गई थी, उसने यह रिपोर्ट दी थी। उसको इसलिए यह काम दिया गया था कि उत्तर प्रदेश में यह पता करना कि बेरोजगारी क्यों है। इसी के आधार पर वुड एवर्ड ने पॉलिटेक्निक और ITI का क्या दिया था? संप्रत्यय दिया। तो पूछा जाए कि पॉलिटेक्निक और ITI का संप्रत्यय किसने दिया? वुड एवर्ड ने दिया। तो कब दिया था? 1937 में एक आयोग गठित किया गया था जिसका नाम था वुड एवर्ड। क्या नाम था? वुड एवर्ड, जिसने ITI और आपका पॉलिटेक्निक की बात किसने की? तो वुड एवर्ड ने पॉलिटेक्निक की बात की। ठीक है, आगे देखते हैं। 1952 के बाद आपका 1954, और 1954 में आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ। तो पूछा जाए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कब हुआ? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन आपका 1956 में हुआ। आगे आपका आता है 19
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पहले थोड़ा सा एक पॉइंट हम लोग और जान लें। एक समिति आई थी आपकी 1953। 1953 में एक समिति आई थी आचार्य नरेंद्र देव समिति। क्या आई थी आपकी? आचार्य। 1953 न होकर 1952-53 में आपकी यह समिति आई थी। 1952-53 तो समिति क्या आई थी आपकी? आचार्य नरेंद्र देव समिति आई थी। इसी समिति की आधार पर 1953 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थापित की गई। तो पूछा जाए प्रथम मनोविज्ञानशाला कहाँ स्थापित की गई? तो प्रथम मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थापित की गई, जिसका भार कम करने के लिए आगरा में मंडलीय मनोविज्ञानशाला स्थापित की गई। अब कहीं कहीं पर यह भी दिया गया कि जो आपकी मनोविज्ञानशाला है उत्तर प्रदेश में 1947 में स्थापित की गई। तो आप साथियों आप यह ध्यान रखें क्योंकि आचार्य नरेंद्र देव समिति की सिफारिश पर ही मनोविज्ञानशाला स्थापित की गई थी, जो नरेंद्र देव जो समिति थी वो कब आई थी आपकी? 1952 और 53 में आई थी। तो उससे पहले आपकी मनोविज्ञानशाला 47 में कैसे स्थापित हो जाएगी? तो सही तथ्य यही है कि जो आपकी मनोविज्ञानशाला कब स्थापित की गई? तो मनोविज्ञानशाला 1953 में आपकी स्थापित की गई। अब देखते हैं हम लोग 1964-66, 1964 और आपका 66। और 1964 और 66 में क्या आया था आपका? कोठारी आयोग। और कोठारी आयोग के बारे में हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि अभी तक जो भी आपकी शिक्षा नीतियाँ आई से आपकी अभी तक 3 शिक्षा नीतियाँ आ चुकी हैं। 1968 की शिक्षा नीति, 1986 की शिक्षा नीति, 2020 की शिक्षा नीति। तीनों शिक्षा नीतियों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा? तो कोठारी आयोग का प्रभाव पड़ा। किसका प्रभाव पड़ा? तीनों शिक्षा नीतियों पर कोठारी आयोग का प्रभाव पड़ा। और जो पूरा आपका खाका 2020 की शिक्षा नीति वो कौन सा है आपका? कोठारी आयोग। इसी के द्वारा आपका दिया गया था 5+3+3+4 दिया गया। तो पूछा जाए कि 2020 की शिक्षा नीति जो है आपकी पूरी शिक्षा नीति किसका बदलता हुआ खाका है? तो 1964 का खाका है पूरा आपकी नई शिक्षा नीति 2020 कोठारी आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं ये भी देख लें। इसको अन्य और नाम से हम लोग जानते हैं, जैसे इसी को बोलते हैं भारतीय शिक्षा आयोग। तो कोठारी आयोग को ही हम अन्य नाम से जानते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग। तो पूछा जाए भारतीय शिक्षा आयोग भारतीय शिक्षा आयोग किसे कहते हैं? तो 1964-66 के आयोग को क्या कहते हैं हम? भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं। अब देखते हैं इन्होंने सिफारिश क्या क्या की थी। तो एक तो आपका दिया था सामान्य 10 वर्षीय विद्यालय प्रणाली। सामान्य 10 वर्षीय विद्यालय प्रणाली। सामान्य 10 वर्षीय विद्यालय प्रणाली किसकी देन है? तो सामान्य 10 वर्षीय विद्यालय प्रणाली आपकी कोठारी आयोग की देन है। दूसरी बात है आपके पड़ोसी विद्यालय का संप्रत्यय किसने दिया? इन्होंने ही दिया। पड़ोसी विद्यालय का संप्रत्यय, जिससे आपके प्राथमिक स्कूल जो खोले गए 1 किलोमीटर पर और उच्च प्राथमिक स्कूल आपके खोले गए कितने? 3 किलोमीटर पर। तो पड़ोसी विद्यालय का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? आपके
कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया। इसके बाद आपका 10+2 जो प्रणाली दी गई वो किसके द्वारा दी गई? आपकी कोठारी आयोग के द्वारा दी गई। इसके बाद जो आपकी नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 जो प्रणाली दी गई वो भी किसके आधार पर है? आपकी कोठारी आयोग के आधार पर है। इसके बाद इनका मानना क्या था? स्कूल को कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए, स्कूल को कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए, मतलब कि स्कूल को ऐसा बना दिया जाए जिसमें विद्यार्थी वहीं रहकर पढ़ेगा, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। कैसे? जैसे देखा जाए कॉम्प्लेक्स का मतलब मॉल, आप मॉल में जाते हैं, हर चीज कहाँ मिल जाती है भाई? खाने का, पीने का, ब्रश करने का, नहाने का, मतलब घर की जो भी आपकी दैनिक क्रियाएं, जो भी दैनिक क्रियाओं में जो भी आपको जरूरत पड़ती है वो सब चीजें कहाँ पर मिल जाती है? आपको वो कॉम्प्लेक्स में ही मिल जाती हैं। इसीलिए कोठारी आयोग का मानना ये था कि स्कूल को यदि आप कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो विद्यार्थी की जितनी भी जरूरतें हैं वहीं पर पूरी हो जाएंगी, जिससे विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास हो जाएगा। तो एक तो बात क्या की थी? जीडीपी के 6% की बात किसने की? तो जीडीपी के 6% की भी बात किसने की? आपके कोठारी आयोग का ही मानना था। इससे आगे का जो हमारा चार्ट रह गया है हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए साथियों आपको नमस्कार, और ज्ञानार्पण परिवार के साथ आप लोग लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार साथियों।